हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने देखा था टॉपिक स्पोरुलेशन। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके स्पोरुलेशन वाली वीडियो देख लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है यूनिपेरेंटल। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिपेरेंटल होता क्या है। तो देखो, कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे एक पर्सन रिसीव करता है टू कॉपीज ऑफ ए क्रोमोजोम और पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड नो कॉपीज फ्रॉम द अदर पेरेंट। बेसिकली बात क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, और ये भी एक पेरेंट है, ठीक है, और ये एक चाइल्ड है, ठीक है। कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऐसा कंडीशन हो जाएगा यूनिपेरेंटल केस में कि जो दोनों सेट ऑफ क्रोमोजोम है या दोनों कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम है वो पेरेंट वन से ही मिल गए। ये मान लो पेरेंट टू है, ये वन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कहाँ से मिल गए? पेरेंट वन से ही मिल गए। या फिर क्या है, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड नो कॉपीज फ्रॉम द अदर पेरेंट। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो अदर पेरेंट है ना, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर पूरा पार्ट मिलना है, टू दोनों के दोनों कॉपीज अगर मिलने हैं तो वो भी पहले ही पेरेंट से मिल गए। अगर पार्ट ऑफ क्रोमोजोम भी मिलना है तो वो भी क्या है, वो भी पहले ही पेरेंट से या वन पेरेंट से, एक ही पेरेंट से वो मिलेंगे। एंड नो कॉपीज फ्रॉम द अदर, कि दूसरे पेरेंट से हमारा कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली कहता कुछ नहीं है, ये एक ऐसा चीज है ना कि जिसमें ये कह रहा है, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म अगर कुछ फ्रेगमेंट्स में टूटता है, ठीक है, ये मान लो ये 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। ये 3 पार्ट में टूटा था, तीनों पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। और यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा? यहाँ प्रोसेस होगा माइटोसिस, ठीक है। वही है कि फ्रेगमेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट। क्या है, एक ऑर्गेनिज्म कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट गए। Each of these fragments develop into mature fully grown individual followed by mitosis। अब क्या है कि ये जितने भी ये फ्रेगमेंट्स बने इनमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल याद करने वाले हैं कि अलगी में होगा, जिसमें एग्जाम्पल दिया है स्पाइरोगैरा। दूसरा एग्जाम्पल है फंजाई में। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो अकर इन सम अलगी, जिसका एग्जांपल स्पायरोगेरा दिया हुआ है। दूसरा है फंजाई। तीसरा है सम एनेलिड्स। सारे नहीं दिए इन्होंने, सम एनेलिड्स लिख दिया। एन सी स्टार लिखा है। यहाँ पे ये याद रखना कि सी स्टार अगर लिखा है तो ये कहीं ना कहीं ये इकाइनोडर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर एग्जाम में उन्हें क्वेश्चन पूछना है तो वो ऐसे पूछ देंगे कि कौन कौन से फाइलम में फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है, तो उसमें ये लोग एनेलिड्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। और इधर से काइनोडर्म्स का भी नाम लिख देंगे, ठीक है। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये एनेलिड्स में भी होते हैं और इकाइनोडर्म्स में भी होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में देखो होता कुछ नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे ये कहते हैं कि देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि एक ऑर्गेनिज्म के अगर 3-4 टुकड़े होते हैं तो वो तीन के तीनों टुकड़े एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएंगे। यहाँ पे अलग होगा। अगर रीजनरेशन में कहता है अगर ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट अगर टूट गया या डिटैच हो गया तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा ना, जो पार्ट डिटैच हुआ है ना वो पार्ट वापस बना लेगा, ठीक है। ये पार्ट वापस उसने रीग्रो कर लिया। तो यही इन्होंने टर्म दिया है, रिन्यूअल, रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ये तीनों टर्म याद रखना है, क्या चीज का है, ये प्रोसेस है रिन्यूअल, रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ का, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज मेंशन किया कि इट कैन अकर एट द लेवल ऑफ सेल। सेल के भी लेवल पे हो सकता है, सेलुलर लेवल पे, उसके बाद आ जाएगा टिश्यू लेवल पे एंड फिर ऑर्गन लेवल पे। इट इज कॉमन इन हाइड्रा। एग्जाम्पल इन लोगों ने दे दिया, एग्जाम्पल याद रखना है। हाइड्रा में प्लेनेरियन फ्लैटवर्म,
मतलब क्या दिया है इन्होंने, प्लेटीहेल्मिन्थेस लिख दिया, एंड इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की क्लास में याद रखने वाला है वो ये है कि इकाइनोडर्म्स में रीजनरेशन भी होता है और इकाइनोडर्म्स में हमारा फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, अब कह रहा है इन्होंने दो अच्छे एग्जाम्पल भी दिए कि ए लिजार्ड कैन डिस्कार्ड ए पार्ट ऑफ टेल व्हेन इन डेंजर। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर कोई लिजार्ड है, अगर उसे डर लग रहा है कि कोई प्रे उसके पीछे पड़ा हुआ है शिकार करने के लिए, प्रेडेटर, ठीक है, कोई प्रेडेटर उसके पीछे है, तो वो क्या करेगा, बचने के लिए अपना पूंछ का पार्ट वो गिरा देता है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ समय बाद वो पार्ट जो है उसका वापस ये पार्ट रीग्रो कर गया। ठीक है, एंड द टेल कैन रीजनरेट लेटर, कि टेल जो ये पार्ट जो कटा था ये वापस से रीजनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये टेल का जो पार्ट कटा हुआ था वो नया लिजार्ड बन जाएगा। जैसा हम लोग उसमें देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन में, कि फ्रेगमेंटेशन में हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टेल कटा है वो टेल रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ह्यूमंस का भी एग्जांपल दिया कि ह्यूमंस में जो है लीवर जो है रीजनरेट हो जाते हैं अगर पार्शियली डैमेज्ड है तो। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप शराब पीते हो या फिर अगर किसी दवाई का आपको रिएक्शन हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो लीवर है, हमारा लीवर खराब हो जाता है, कुछ पार्ट खराब हो जाता है। तो डॉक्टर जो है वो देखते हैं कि कितना लीवर का पार्ट खराब हुआ है। अगर वो परमिसिबल लेवल तक है तो वो क्या करते हैं, लीवर के कुछ पार्ट को काट के हटा देते हैं जो डैमेज्ड पार्ट है। तो जो बचे हुए पार्ट है ना वो वापस से रीग्रो कर जाते हैं। तो ह्यूमंस में भी लीवर रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो अगला टॉपिक है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब सिग्निफिकेंस होता कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंस को ही कहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इतना पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि पहला पहला लिखो प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा हो गया डिस्पर्सल, ये लिखने में क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा डिस्पर्सल हो गया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमारा जो पहला पार्ट है ये इसने दे दिया कि फ्रूट जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अंदर जो उसके सीड हैं उसको अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसने क्या दिया कि डिस्पर्सल। ठीक है, क्या, कि बोथ फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड टू डिस्टेंट प्लेसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लैशी और ड्राई फ्रूट है, जैसे मान लो फ्लैशी का अगर एग्जांपल हो तो हम लोग गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, और ड्राई फ्रूट में जैसे आलमंड हो गया और तुम्हारा अखरोट हो गया, ठीक है, वालनट। तो ये सारे जो दोनों टाइप के जो फ्रूट होते हैं ना, फ्लैशी हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, दोनों ये काम करते हैं किसका, डिस्पर्सल ऑफ सीड टू डिस्टेंट प्लेसेज। अब ये कैसे समझोगे, तो बेसिकली ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि एप्पल है, एप्पल कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होता है। ठीक है, अब वहां से वो क्या हुआ, अगर कोलकाता में अगर कोई खा रहा है एप्पल, तो वो सीड जो है कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर लिया, उसने ट्रेवल कर लिया कश्मीर टू कोलकाता। तो यही दिया है कि डिस्पर्सल में भी जो फ्रूट है वो हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि दे आर ए सोर्स ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक शुगर, प्रोटीन, ऑयल, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन एंड मिनरल। ये चीज मैंने यहाँ पहले लिख दिया कि भाई ये क्या है, न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ऑयल, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज ही तो न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये तीन चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा कि सम फ्रूट्स में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीडलिंग, कि कुछ फ्रूट जो होते हैं वो जो डेवलपिंग सीडलिंग्स होते हैं उन्हें भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये इन्होंने एक अच्छा चीज लिखा है कि जनरली जो हार्ड फीड होते हैं, जो हार्ड फीड होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं फ्लेसी फ्लेसी पेरिकार्प से। ठीक है, कि अगर हार्ड फीड है तो वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं फ्लेसी से,
और जो हाँ, जो हार्ड सीड हैं वो सराउंड हो रहे हैं सॉफ्ट फ्लेशी फ्रूट पेरिकार्प से, फॉर एग्जांपल गुआवा। और जो सॉफ्ट सीड वाले हैं वो कवर हो रहे हैं किससे, हार्ड फ्रूट से, फॉर एग्जांपल आलमंड। ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज कहा कि द फ्लेशी इडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट बिकम द सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर द एनिमल्स। मतलब क्या है कि जो फ्लेफी वाले जो फूड होते हैं ना, जो इडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, मान लो फ्रूट है उसके अंदर का जो इडिबल पार्ट है फ्लेफी, वो फूड और एनर्जी का सोर्स का काम करते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी। और फिर ये एनिमल्स क्या काम कर रहे हैं, ये एक्ट एज डिस्पर्सल एजेंट, किसके, फीड के डिस्पर्सल एजेंट का काम कर रहे हैं ये। ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या कहा कि जो फ्रूट का जो इडिबल पार्ट है वो सोर्स ऑफ फूड का काम कर रहा है और एनर्जी का काम कर रहा है एनिमल के लिए। और ये एनिमल बाद में क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सल करा रहे हैं फीड का। ठीक है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत टफ लग रहा है कि ये क्या इन्होंने नीट वालों ने डाल दिया है बुक में। अब ये एक्चुअली है भी, एक तो इन्होंने इतना कम्प्लेक्स चीज इन्होंने लिखा है, उसके बाद इन्होंने एक चार्ट दे दिया, ये इमेज दे दिया, उसके बाद फिर ये सब लिख दिया। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं एक एक चीज इतनी आसानी तरीके से समझा दूंगा, आपकी कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है। अगर जैसे आज हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक, रीजनरेशन के टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक और यूनिपेरेंटल। अगर ये चारों टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है। और अगर लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर कुछ अच्छा भी लगा हो पढ़ाने में तो भी कमेंट करके एक अच्छा लिख देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने के लिए। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।